हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम भाग 12 तक की बातों को बखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है मध्य प्रदेश में प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की नींव कहाँ से पड़ी, प्रतिहार वंश कहाँ से आए, प्रतिहार वंश का मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ शासन था, इसके बारे में हम ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं। मगर चर्चा करने से पहले एक बार मेरा आपसे पुनः निवेदन, जो कि मैं हमेशा करता हूं, कि मैक्सिमम लोगों तक चैनल को पहुंचाइए और वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, इतना काम आप करिए और बाकी का काम प्यारा सा मैं करूँ। तो चलिए, आज की जो मुलाकात है मध्य प्रदेश में प्रतिहार वंश, इसकी शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि आजकल अभी बीते दिनों में ग्वालियर चंबल संभाग में एक बहुत जटिल मुद्दा बना हुआ है कि मिहिर भोज कौन थे भाई, है ना। मिहिर भोज के पीछे लड़ाई इतनी हो रही है, तो इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में प्रतिहार वंश। तो अगर प्रतिहार वंश की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रतिहार है कौन, है ना। प्रतिहार कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चंद बरदाई की एक किताब है, चंद बरदाई की एक बुक है पृथ्वीराज रासो। उस बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ ये स्पष्ट उल्लेखित है कि जो राजपूत थे, है ना, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, अग्निकुंड से। अब अगर अग्निकुंड से हुई है तो ऐसे कौन कौन से राजपूत हैं भैया जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो 4 राजपूत हैं। पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक और चौहान। तो ये 4 राजपूत हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन राजपूतों की उत्पत्ति आपके कहां से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। और यही प्रतिहार बाद में चल के आगे परिहार बनने वाले। ठीक है, ये चार राजपूत हैं जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। दूसरी चीज, ऐसा भी कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी के द्वारपाल के रूप में काम करते थे कौन, आपके प्रतिहार अर्थात परिहार। ठीक है। तीसरी चीज, जो पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय, उनका एक अभिलेख है एल्होल अभिलेख। उस एल्होल अभिलेख में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये तो हुई इनकी बात आपकी इतिहास की। अगर प्रतिहारों की बात की जाए तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि भाई साहब प्रतिहारों का संस्थापक कौन है, तो आप उनको बताना प्रतिहारों के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे मेरे दोस्त, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। ठीक है। अब नागभट्ट प्रथम ने जैसे ही सत्ता स्थापित की प्रतिहारों की, तो उन्होंने एक चीज देखी कि जो हमारा प्यारा भारत देश है वहां पे अरबों का आक्रमण हो सकता है। अरब उस समय भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अरबों को रोक दिया। अरबों को क्या कर दिया, रोक दिया। यहाँ अरब आ रहे हैं यहाँ से, है ना। उन्होंने सिंध के पहले ही क्या कर दिया, अरबों को रोक दिया। तो अरबों को रोकने में नागभट्ट प्रथम का बहुत बड़ा हाथ रहता है ना, ऐसा कहा जाता है। और नागभट्ट प्रथम को ये कहा जाता है कि ये मलेच्छों का नाशक है। मलेच्छों अर्थात अरबों के नाशक है। अरबों को इन्होंने क्या किया, भारत देश में आने नहीं दिया। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा कोई काम किया नहीं, ताकि मैं बता पाऊंगा आपको, है ना। दूसरी चीज, इसके बाद इसी कालखंड में जो अगले राजे हुए उनका नाम है वत्सराज। क्या नाम है मेरे दोस्त, वत्सराज, है ना। तो वत्सराज जो है, अगर वत्सराज की बात की जाए तो वत्सराज इस वंश का क्या है, वास्तविक संस्थापक है ना। जो नागभट्ट है वो क्या है, संस्थापक, और वत्सराज क्या है, वास्तविक संस्थापक, है ना। बहुत सारे लोग होंगे उनको संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में डिफरेंस नहीं पता होगा, है ना। इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट, है ना। तो क्रिकेट देखते हैं तो जैसे सपोज दैट ओपनिंग करी सहवाग और सचिन ने, है ना। अब सहवाग ने क्या किया कि सहवाग जैसे ही खेलने आए वो 0 पे आउट हो गए, है ना। तो सहवाग को तो क्या कहा जाएगा, संस्थापक। मगर यदि सहवाग 0 पे आउट हो गया है और सचिन ने आके 100 रन बना दिए, तो सचिन को क्या कहा जाएगा, वास्तविक संस्थापक। तो हूबहू यहाँ प्रतिहारों में था। अगर संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट प्रथम और वास्तविक संस्थापक वत्सराज। ठीक है। और वत्सराज की अगर बात करें तो वत्सराज जैसे ही आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बस मैं ही हूँ, है ना, और कोई नहीं। तो इन्होंने सम्राट की उपाधि ले ली। क्या करेंगे मेरे दोस्त, सम्राट की उपाधि ले ली, है ना। और इसी के टाइम पे जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है, इन्हीं के टाइम काल पे हो रहा है वत्सराज, है ना। ये देखिए मैप से समझिए, यहाँ पे बैठे कौन, प्रतिहार, यहाँ कौन बैठे हैं, राष्ट्रकूट, यहाँ पाल, और ये है आपका कन्नौज। ये प्रतिहार, ये कन्नौज, ये पाल, और ये है क्या, राष्ट्रकूट, है ना। तो जब वत्सराज प्रतिहारों के राजा थे, वत्सराज, और राष्ट्रकूट में थे कौन आपके, ध्रुव, और यहाँ धर्मपाल। ठीक है। तो
ध्रुव ने क्या किया, वत्सराज को हराया और धर्मपाल को हराया, है ना। तो वत्सराज के शासनकाल में क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। ठीक है, इतना आप याद रखिए। तीसरे शासन जो इसी कालखंड में हुए उनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम था मेरे दोस्त, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय जैसे ही आए, इन्होंने देखा कि मेरे पापा तो अपने आप में सम्राट थे, तो मैं महासम्राट बन जाऊं, है ना। तो ये जैसे ही आए, इन्होंने 2-3 उपाधि ली। पहली उपाधि थी इनकी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज पूछा जाएगा प्राचीन इतिहास में महाराजाधिराज की उपाधि मध्य प्रदेश के किस शासक ने ली, तो आप उनको बताना नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि ली। 2 उपाधि इन्होंने ले ली। और इन्हीं के काल में एक बार पुनः कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। देखिए कैसे, यहाँ पे बैठ गए कौन, नागभट्ट द्वितीय, और यहाँ पे कौन है, गोविंद थर्ड, है ना। तो नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया कि धर्मपाल को तो हरा दिया, इस युद्ध में धर्मपाल को तो हरा दिया, मगर गोविंद थर्ड से क्या हुआ, नागभट्ट हार गया, है ना। नागभट्ट हार गया और इसने कोई मतलब क्षेत्र विस्तार इतना ज्यादा किया नहीं। ठीक, उसके बाद जो इसी कालखंड में जो अगले राजा है उनका नाम था आपका रामभद्र। क्या नाम था मेरे दोस्त, रामभद्र। सबसे अयोग्य शासक अगर प्रतिहारों का कोई है तो वो रामभद्र है ना। तो रामभद्र बड़े अयोग्य थे, इन्होंने कोई अच्छे काम किए नहीं और ये लगभग 3 साल तक अपना शासन चलाते रहे और कोई क्षेत्र विस्तार इन्हें नहीं किया मध्य प्रदेश में, ना ही भारत में। ठीक है, उसके बाद अगले शासक हुए मिहिर भोज। क्या नाम था मेरे दोस्त, मिहिर भोज, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं। ये वही शासक हैं जिनके कारण आज ग्वालियर और चंबल संभाग में क्या हुआ है, एक विशेष मुद्दा बना हुआ है कि भाई साहब ये प्रतिहार थे कि गुर्जर थे, है ना। लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं, है ना। पहले इसकी कहानी सुन लीजिए, फिर इनकी बातें करते हैं। देखिए, अगर मिहिर भोज की बात करें तो मिहिर भोज के पापा का नाम था रामभद्र। ठीक है, तो ये जैसे ही बड़े हुए तो इन्होंने क्या किया, सत्ता संभाली। और सत्ता संभालने के बाद ऐसा कहा जाता है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे मजबूत शासक अगर कोई था वो कौन था, मिहिर भोज था। तो मिहिर भोज जैसे ही गद्दी में आए तो मिहिर भोज ने देखा कि मतलब मुझे अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहिए, है ना। मेरे पापा ने किया नहीं किया मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, मेरे को करना चाहिए, ये मैं जानता हूँ। इन्होंने उत्तर से लेके, है ना, मध्य में नर्मदा नदी बहती है यहाँ पे, नर्मदा नदी से लेके जम्मू कश्मीर तक अपना विस्तार कर दिया, क्षेत्र विस्तार कर दिया, है ना। एक ऋषि थे अगस्त ऋषि ने क्या किया था कि विंध्यन की जो पहाड़ी थी, विंध्य की जो पहाड़ियां थी, सिर्फ वहीं तक अपना क्षेत्र विस्तार किया था, इसके ऊपर वो नहीं गए थे कभी भी, है ना। इतिहास का एक ऐसा राजा है अपने पास, है ना, मिहिर भोज, जिसने क्या किया है, नर्मदा नदी से लेके ऊपर तक शासन चलाया है। सच में अपने आप में महान थे यार, है ना, मानने वाली बात है। ठीक है, दूसरी चीज, मिहिर भोज ने अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिया और अब लोग लड़ रहे हैं ग्वालियर के लोग कि भाई ये गुर्जर थे, ये ना, ये प्रतिहार थे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। हम तो यही जानते हैं कि प्रतिहार के एक राजा है, प्रतिहार के, है ना, प्रतिहार वंश के एक राजा है मिहिर भोज। अब मिहिर भोज ने क्या किया, मिहिर भोज के कारण लड़ाई क्यों हो रही, इसको पहले जानिए। हुआ ये था कि 15 मार्च की बात है, 15 मार्च 2015 को ग्वालियर नगर पालिका से एक प्रस्ताव पारित हुआ और ये कहा गया कि इस ग्वालियर जिले में, है ना, शीतला माता रोड चिरवाई नाका में एक मिहिर भोज की क्या की जाए, प्रतिमा लगाई जाए। चिरवाई नाका रोड शीतला माता रोड चिरवाई नाका में एक मिहिर भोज की क्या लगाई जाए, प्रतिमा लगाई जाए। तो लोगों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और सरकार ने भी ये कहा कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई जाए। ठीक है, इतना कहा। जब 2021 में ये मूर्ति लगाने की बात हुई तो पहले कहा गया था कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई जाए, मगर अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई जाए। तो कहीं न कहीं ये बात तो गलत हुई ना, प्रतिहारों के साथ तो ये अन्याय है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिहारों के ही वंश के अगर राजा मिहिर भोज है और उन्हीं का नाम उसमें नहीं है तो ये तो कहीं न कहीं गलत है। तो प्रतिहारों ने इसमें क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया, विरोध किया कि हमारे वंश के राजा हैं मिहिर भोज और उन्हीं की प्रतिमा में हमारा नाम नहीं है, तो कहीं न कहीं ये बात तो गलत है। तो इसलिए ये मुद्दा बहुत जटिल बना हुआ है। अभी कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने, कि इस मूर्ति को ढक दी जाए। तो जैसे ही कल या परसों की बात है कि टीन सेट लेके जैसे पुलिस वाले वहां पे पहुंचे तो लोगों ने पत्थरबाजी चालू कर दी, है ना। तो ये कहीं न कहीं गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए
भारतीयों को। ठीक, अब इस पर हो क्या सकता है ना, रिजल्ट क्या निकल सकता है? मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि न गुर्जर को हानि पहुंचे, मतलब गुर्जर की भावनाओं को न हानि पहुंचे, न ही प्रतिहारों की भावनाओं को हानि पहुंचे। इसलिए मेरे हिसाब से ये मेरा मतलब मानना है कि गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज अगर लिखा जाए और मूर्ति स्थापित की जाए तो दोनों लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। तो ऐसा अगर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस विरोध को कम किया जा सकता है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये विरोध इतना जल्दी कायम शांत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिहिर भोज के बारे में देखते हैं। अब मिहिर भोज जैसी गद्दी पे आए तो मिहिर भोज ने क्या किया, अपना क्षेत्र विस्तार फैलाना शुरू किया, है ना, क्षेत्र विस्तार फैलाना शुरू किया। और ये जैसे ही आए तो इन्होंने क्या किया कि 2 उपाधि ले ली, है ना। पहली उपाधि थी इनकी आदि वराह। किसकी उपाधि? आदि वराह। और दूसरी उपाधि थी इनकी प्रभास। तो पूछा जाएगा कि आदि वराह और प्रभास की उपाधि किसने ली? मिहिर भोज ने, है ना। इसके अलावा मिहिर भोज को भोज प्रथम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे दोस्त? भोज प्रथम। अब पेपर में सवाल आएगा कि भोज प्रथम को किसके नाम से जानते? भोज प्रथम थे वो उस राजा का नाम बताइए। तो बहुत सारे लोग ये करेंगे कि राजा भोज है, मगर राजा भोज नहीं है ना। भोज प्रथम किसको कहा जाता था? मिहिर भोज को। ठीक है, अब देखिए मिहिर भोज ने क्या किया कि जैसे गद्दी पे आए तो इनके टाइम पे अरबी आक्रमण बहुत हो रहे थे, अरब के आक्रमण बहुत हो रहे थे। तो इन्होंने अरबों को मतलब रोक के रख दिया, है ना, रोक के रख दिया अरबों को, और भारत में इन्होंने आने नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि अरबों की जो नाशक है पूरी तरह से वो मिहिर भोज है। ठीक है, और इसके अलावा जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज के शासन काल में एक अरबी यात्री आया था, नाम था उसका सुलेमान। क्या नाम था मेरे दोस्त? सुलेमान। और सुलेमान ने इनको कह दिया कि भाई साहब तुम बलुआ हो। बलुआ मतलब समझते हो? सबसे बड़े पावरफुल हो आप, है ना। आपसे बड़ा पावरफुल शासक इस मध्य प्रदेश में, इस प्यारे भारत देश में कोई नहीं है ना, ऐसा कहा। ठीक है, तो मिहिर भोज ने इतने खास विशेष काम किए और सबसे प्रतापी शासक है प्रतिहार वंश के। पूछा भी जा सकता है कि प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आप बताना मिहिर भोज। ठीक है, अब मिहिर भोज के बाद जो अगले शासक है उनका नाम था महेंद्रपाल। क्या नाम था मेरे दोस्त? महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल ने कोई काम मध्य प्रदेश में किया नहीं। जब मैं एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो महेंद्रपाल की स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, महेंद्रपाल के बाद जो अगले शासक है उनका नाम था राज्यपाल। क्या नाम था मेरे दोस्त? राज्यपाल। ठीक है, अब राज्यपाल जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम नहीं है ना, इन्होंने कोई राज्यपाल वाला काम किया नहीं। अब देखिए क्या हुआ कि प्रतिहारों में बैठ गए कौन? राज्यपाल, है ना। अब राज्यपाल जैसी गद्दी पे आए तो उस समय गजनवी बड़े आक्रमण कर रहा था। गजनवी में लगभग 17 बार भारत में आक्रमण किया है, जिसमें से 1 बार मध्य प्रदेश में भी किया, कन्नौज में। ठीक है, तो राज्यपाल जैसे ही गद्दी पे आए तो गजनवी ने आक्रमण कर दिया, मोहम्मद गजनवी ने, है ना। गजनवी ने आक्रमण कर दिया। तो गजनवी अपने आप में बड़ा पावरफुल था और राज्यपाल भी पावरफुल थे, मगर इन्होंने क्या किया? गजनवी के सामने कर दिया सरेंडर। बोले भाई साहब माफ करो, है ना। तो जैसे ही राज्यपाल ने सरेंडर किया तो इनके कुछ सामंत थे, है ना। बुंदेलखंड का एक सामंत था, नाम था उसका विद्याधर। क्या नाम था? विद्याधर। और गढ़वाल के शासक थे, कछवाहा शासक थे, उनका नाम था कीर्तिधर। क्या नाम था? कीर्तिधर। इन दोनों को बड़ी बात, ये बात बड़ी गंदी लगी। किसको? विद्याधर को और कीर्तिधर को। इन्होंने कहा कि यार कुछ भी हो मगर कम से कम लड़ाई तो करनी चाहिए, है ना। आप पहले ही हार के बाद गए। राज्यपाल जी को बोले इन्होंने कि भाई साहब तुमने लड़ाई क्यों छोड़ दी बीच में, लड़ाई क्यों नहीं करी, है ना, लड़ाई तो करना चाहिए। तो विद्याधर और कीर्तिधर दोनों मिल गए और दोनों मिलने के बाद इन्होंने क्या किया? राज्यपाल की कर दी हत्या। ठीक है, राज्यपाल की कर दी हत्या। क्यों? क्योंकि इनको ये लगा कि यार जो व्यक्ति इतने बड़े वंश का शासक है और राजपाट चलाने में संयम नहीं है, वो आगे क्या करेगा यार, कुछ नहीं कर पाएगा। इन दोनों ने मिलकर कर दी हत्या राज्यपाल की और राज्यपाल जी यहाँ से चले गए। राज्यपाल के बाद जो प्रतिहार वंश का शासक बना वो उसका नाम था यशपाल, है ना, यशपाल। अगर यशपाल की बात करें तो यशपाल इस वंश का सबसे आखिरी शासक था, है ना। और इसने थोड़े दिनों तक सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के बाद क्या हुआ कि गहड़वालों ने क्या किया? यशपाल के ऊपर कर दिया आक्रमण और यशपाल की कर दी मौत और इस प्रतिहार वंश का कर दिया
अस्तित्व खत्म। और गहड़वाल शासकों ने क्या किया कि इन प्रतिहारों की जगह ले ली, और यही गहड़वाल जो है, गहड़वाल आगे चल के गहरवार बनने वाले हैं, जो कि आप देखते हैं गहरवार। ठीक है, तो यहाँ से होती है कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अश्वरोही सेना किस वंश के पास थी, तो आप उनको बताना कि सबसे ज्यादा अश्वरोही सेना थी आपके प्रतिहारों के पास, है ना। तो यहाँ से होती है क्लास समाप्त। अगले वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में मालवा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश पीएससी को लेकर, और मध्य प्रदेश एसआई पुलिस, जितने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम है मतलब कंडक्ट होते हैं, सबको लेके आने वाले टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको बड़े सीरियस वे में देखें और नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।